हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 रेशों से वस्त्रों तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशम, सिल्क। तो रेशम को इंग्लिश में सिल्क भी कहा जाता है। सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। तो सिल्क के जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? जांतव रेशे होते हैं। और जांतव रेशे अपन को पता है किसे कहते हैं, जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। तो रेशम के जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कौन बनाता है? रेशम के कीट बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, या सेरिकल्चर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। और इनको पाल के ही इनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। तो आपके घर में जो आपके बड़े होते हैं उनके पास साड़ियाँ होंगी रेशम से बनी हुई, तो उसके बारे में आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। तो रेशम कीट जो होता है उसका जीवन चक्र कैसे होता है, वो कैसे क्या करता है, कैसे पैदा होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कैसे रेशम उसमें बनता है, तो यह सारी जानकारी उसमें जानना उसके लिए हमें ज़रूरी है रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम को समझने से पहले। तो रेशम कीट का जीवन चक्र हम समझते हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती है। तो जो मादा रेशम कीट होती है वो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं। और इन अंडों से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? कैटरपिलर भी कहा जाता है इन लार्वा को, इल्ली भी कह सकते हैं, या रेशम कीट भी इनको कह सकते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये प्यूपा कोशित कहलाता है। और जब आगे इसकी ये जो तैयार होता है रेशम बनाने के लिए, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार और। ये शायद अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकून से कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो चीन जो है वो फर्स्ट स्थान पर है, और महिलाएं इस काम को ज़्यादातर करती हैं। और अपना जो देश भारत है, ये रेशम उत्पादन में जो प्रमुख देश हैं उन्होंने ही गिना जाता है। मतलब अच्छे से बहुत मात्रा में अपने यहाँ रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, प्यूपा कहलाता है जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। वो प्यूपा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बनाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा, तो प्यूपा अवस्था में जो कैटरपिलर है वो क्या करता है? अपने मुख से एक पतला तार के जैसा पदार्थ निकालता है। वो पदार्थ जो होता है उस तार को वो अपने चारों तरफ लपेट लेता है, और सूखने के बाद यही जो कवच बनता है वो चारों तरफ से लपेट लेता है अपने आप को, और एक कवच का निर्माण करता है। इस कवच को कोकून नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कोकून कहा जाता है। और चारों तरफ जो ये तार लपेटता है, ये शुरुआत में गीला होता है। ठीक है, फिर बाद में सूख करके ये रेशम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार जो ये रेशम बनाता है वो रेशम इतना मजबूत होता है कि स्टील के तार की जितनी मजबूती होती है उतनी ही मजबूती इसके द्वारा बने हुए रेशम की भी होती है। तो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो क्या क्या दिख रहा है।
नर है, मादा है। तो ये जो होता है, ये जो रेशम कीट है उसका नर है और ये मादा है। तो नर जो होता है वो छोटा होता है और मादा जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये पत्तियां हैं, शहतूत की पत्तियों पर अंडे दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और ये रेशम कीट है जो अंडे से निकलता है, जो लार्वा होता है, ये कैटरपिलर जो होता है, रेशम कीट जो है वो है ये, ठीक है। उसके बाद एक और चित्र दिया हुआ है कोकून, जिसका अभी नाम आया था, वो कोकून भी यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद कोकून में विकासशील कीट, कोकून के अंदर जो कीट होता है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, वो वाला चित्र ये रहा, ठीक है। तो ये रेशम कीट के जीवन चक्र के जितने भी चित्र हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो रेशम का जो धागा होता है कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो कोकून होता है, कोकून किसे कहते हैं, कोकून उसे कहते हैं जब कैटरपिलर जो होता है अपने चारों ओर अपनी जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलने वाला जो रस होता है उससे अपने आप को लपेट लेता है और उस कवच को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और कोकून से क्या प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसी रेशों क्या कहते हैं, रेशम कहते हैं। रेशम कीट अनेक किस्म के हो सकते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। तो ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के जो रेशम कीट होते हैं उनके द्वारा प्राप्त रेशम की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, उसकी चिकनाहट अलग हो सकती है, उसकी चमक अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वालिटी उसमें अलग, उनके रेशम में अलग अलग हो सकती है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म में के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रेशम कीट होते हैं जिनके कुछ के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। तो नॉर्मल जो सब जगह मिलता है वो शहतूत रेशम कीट है जो नॉर्मली सब जगह मिल जाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर, मृदु, चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त रेशम होता है वो किसी भी रंग में आप आसानी से उसको रंग सकते हो। और फाइबर मृदु होता है, चमकदार होता है और लचीला इसका रेशा होता है। फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशा। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत बहुत प्राचीन व्यवसाय है। तो भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है रेशम कीट पालन का। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो अपने इंडिया में भी रेशम का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्रियाकलाप नंबर 3.5 दिया हुआ है यहाँ पर। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकान के व्यर्थ कतरनों की ढेर में से मिल जाएंगे। तो जो दर्जी होता है उसकी जो कतरनें वो निकलती है कपड़ों की, तो वहाँ से अपने को आसानी से वो मिल सकते हैं और ये क्रियाकलाप अपन कर सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनमें कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये था क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्रियाकलाप है अपना 3.6 किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। तो दो प्रकार के रेशम होते हैं मार्केट में। एक तो कृत्रिम रेशम होता है जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, और एक जो नॉर्मल साधारण प्राकृतिक रेशम होता है। तो दोनों रेशम का क्या करना है, एक एक धागा लेना है। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको इसमें जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होती है? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या है? तो उसको जला के जब अपन स्मेल लेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी जो स्मेल होगी वो कृत्रिम रेशम जैसी होगी। ये जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप नंबर 3.7 करने का प्रयास कीजिए।
चित्र 3.7 को समझते हैं अपन, क्रियाकलाप 3.7। चित्र 3.9 की फ़ोटो प्रतिलिपित कीजिए। तो 3.9 जो था अपना फ़ोटो, जो ऊपर अपन ने देखा था ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है। प्रतिलिपित कीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते पर अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वो विजेता होगा। ठीक है। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रे पुस्तिका में लिखिए। तो जीवन चक्र का वर्णन अपन ने कर ही लिया है, तो ये क्रियाकलाप जो अपने किसी काम के नहीं, तो इनको नहीं समझेंगे अपन। और जीवन चक्र का वर्णन अपन ने देखा ही था कि जो कैटरपिलर का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है। चलो उसको शॉर्ट में एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। जो कैटरपिलर होता है, सबसे पहले जो अंडे होते हैं, नर और मादा से प्राप्त जो अंडे होते हैं, वो मादा से प्राप्त अंडे जो होते हैं उनमें से सबसे पहले क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा प्यूपा अवस्था में कैसे बदलता है, वो अपने चारों ओर एक अपनी लार निकालता है और लार में एक ऐसा पदार्थ होता है, एक तार के जैसा पदार्थ होता है। उस पदार्थ को अपने चारों तरफ लपेट लेता है, उससे कोकुन कहते हैं, और एक कवच का निर्माण करता है। उस कवच से ही क्या प्राप्त होते हैं, रेशम के जो रेशे होते हैं वो प्राप्त होते हैं और उसी से रेशम बनता है। तो ये बात आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से अपनी कॉपी में। कोकुन से रेशम तक। अब कोकुन तो अपन ने बना लिया, कोकुन अपने को पता है जो खोल होता है उसी को कहते हैं। और अब रेशम कैसे प्राप्त होगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखनी है, इनको अधिक मात्रा में पहले तो पाला जाता है। ठीक है। और उनके कोकुनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। उनकी जब वो कोकुन बना लेते हैं और कोकुन को एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट पालन कर कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। जो मादा रेशम कीट होती है वो एक बार में कितने अंडे देती है, सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टी अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो इन अंडों को क्या करते हैं, कागज पर या फिर कपड़े पर एकत्रित कर लिया जाता है सावधानी से, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो, वो टूटे ना। ठीक है। इस प्रकार से उन्हें इकट्ठा करके रेशम कीट पालक जो होते हैं उनको बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडे को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थिति में रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन अंडों को अच्छी परिस्थितियों में रखते हैं, स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो। ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, कम गर्मी भी नहीं हो, जितना उनको चाहिए उतनी उसमें गर्मी हो, और उचित आर्द्रता में और ताप में उसको रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडे में लार्वा निकल जाए। तो अंडों को थोड़ा सेका जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे क्या होगा, उनका लार्वा बाहर आ जाएगा अंडे तोड़ करके। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है। तो जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है उस टाइम पर यह क्रिया की जाती है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमेशा खाते ही रहते हैं और आम आप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं और खा खा करके बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो इनका जो लार्वा होता है, जो रेशम कीट पालन करते हैं, तो इस लार्वा को एक ट्रे में रख दिया जाता है, बांस की ट्रे होती है वो, उस ट्रे में ये पत्तियां भी डाल दी जाती है ताकि वो आराम से उसको खा सके। 25 से 30 दिनों के बाद क्या होता है, 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। और वहीं पर जो ट्रे होती है उसमें बांस के छोटे छोटे कक्ष होते हैं, जगह होती है, तो वहाँ पर वो चले जाते हैं कोकून बनाने के लिए। इसके लिए ट्रे में छोटी सी रेक या टहनी रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। ठीक है। तो कोकून बनाते हैं और कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा होता है जो कि अपना विकास वहीं पर वो करता है। तो चलिए चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका रेशम का पेड़, शहतूत का पेड़, शहतूत का वृक्ष यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये शहतूत के वृक्ष जो होता है इसी पर रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो ए चित्र में आप देख सकते हो यहाँ पर
मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे यहाँ पर दिए हुए। मादा रेशम कीट क्या कर रही है, अंडे दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र नंबर बी में कोकून। तो ये अंडों पर क्या होता है, लार्वा निकलते हैं और कोकून अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने चारों तरफ रेशम का जो धागा होता है लार के रूप में निकालते हैं, उसको अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं और कोकून का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो शहतूत की पत्तियाँ खाते हुए लार्वा है, जो लार्वा है वो शहतूत की पत्तियाँ खा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, सी की जगह भी आना चाहिए था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है, मादा रेशम कीट अंडे देती है, फिर अंडों से लार्वा निकलते हैं, वो पत्तियाँ खाते हैं और पत्तियाँ खाने के बाद कोकून का निर्माण कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी होना चाहिए था लेकिन बी दे रखा, कोई बात नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, शहतूत की पत्ती का चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। तो ये अभी किसी को पता नहीं है कि रेशम की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट ह्युआंग ने साम्राज्ञी सीलुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। तो भाई अपनी महारानी से बोला उन्होंने, राजा ने, कि अपने जो बगीचा है यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं शहतूत की, ये कट्टी फट्टी क्यों, क्षतिग्रस्त क्यों हैं, तो इसका कारण पता लगाने के लिए बोला। तो साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। तो उन्होंने जब गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि जो सफ़ेद रंग की कृमि है वो इसे खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं और संयोग से यह कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। और एक बार क्या हुआ, उनके चाय के प्याले में वो जो कोकून था वो गिर गया और कोकून को गर्म होते ही क्या होता है, उसमें से रेशे जो होते हैं वो निकल जाते हैं और कोकून से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ, सैकड़ों वर्ष इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। तो पहले जब राजा महाराजा को पता था तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, किसी को पता नहीं चलने देते थे कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा और बस रेशम जो है हमारे पास ही रहेगा। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्हें यात्रा की थी आज भी उसे सिल्क रूट से जाना जाता है। तो बाद में व्यापारी लोग क्या करने लगे, इसको दूसरे देशों में भेजने लगे और सबसे पहले दूसरे देशों में भेजने के लिए जो यात्रा इन्होंने की थी उस यात्रा को सिल्क रूट के नाम से आज भी जाना जाता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है। ठीक है, जो कोकून होता है उसको या तो धूप में रख देते हैं या फिर उसको पानी में उबालते हैं या भाप में भी इसको रख सकते हैं, किसी प्रकार से इसको गर्म करना होता है। इस प्रक्रम में रेशे के फाइबर पृथक हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, रेशे जो हैं रेशम के वो अलग हो जाते हैं कोकून से। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, तो जो रेशे कोकून से प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होने के बाद उनसे धागे बनाए जाते हैं और धागे बनाने की जो प्रक्रिया इसे क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है। तो रीलिंग की जो प्रक्रिया है वो विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो बुनकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बुनाई की क्रिया के द्वारा वस्त्र बनाने का काम करते हैं इन धागों से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, कोकून से जो रेशे थे उनको प्राप्त किया, फिर उनसे धागे बनाए। धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला अपन ने, रीलिंग बोला। और धागे तैयार होने के बाद जो बुनकर लोग होते हैं वो वस्त्र बनाने का कार्य करते हैं। पहली यहाँ पर कुछ जानना चाहती है। पहली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है। तो हाँ, ये एक ही प्रकार का प्रोसेस है और इससे वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। तो यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर जो हैं वो